यार हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में एक सेकेंड, कल हम लोग ने स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को लेकर बात की थी, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हो गए थे। जो ये अप्रोचेस देख रहे हो, अप्रोचेस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ना ही डायमेंशंस, मोड्स, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की, बट वो भी एज सच मतलब उसमें एज सच मेंशन नहीं किया गया है, बट प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसलिए वो बताएंगे। ज्यादा हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? यस मैम। ठीक, तो सबसे पहला कोई भी प्रोसेस अगर होती है, अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की, तो दैट मीन्स हमें, अगर हमें किसी चीज को लेकर डिसाइड करना है कुछ, तो सबसे पहले हम कुछ प्लान करेंगे। बिना प्लानिंग के तो कुछ नहीं हो सकता। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो हमारी होती है प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। अब प्लानिंग प्रोसेस में भी बहुत सारे काम होते हैं। क्या क्या होते हैं हमें, जैसे इसमें देखो, तुम्हें 3 डायमेंशन दिख रहे हो। सबसे पहला तो यही है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटी। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि हम डिसीजन ले सकते हैं। अब हमें किस चीज का डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले हमें पैरामीटर्स देखने होंगे कि किन पॉइंट्स के बेसिस पर हमें डिसीजन लेना है। हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि हमें एक विद इन दैट बाउंड्री ही हम डिसाइड, जो भी हम करेंगे वो हम ले सकते हैं। साथ ही साथ उसके साथ एक कंडीशन भी हमें लगा। जैसे मान लो तुम्हारी क्लास में हम आए और हमने कहा कि हमें 10 बच्चे चाहिए, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया, हमें एक डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक। नेक्स्ट है पैरामीटर, हमें 10 स्टूडेंट्स चाहिए। अब क्राइटेरिया क्या है, वो जो 10 बच्चे हों वो ए अल्फाबेट के हों, ठीक। कंडीशंस ये है कि वो जो कंडीशन अब ये है कि जो 10 स्टूडेंट्स ए अल्फाबेट वाले हो, उसमें से 4 स्टूडेंट फीमेल हो और 6 स्टूडेंट्स मेल हो। अब क्लियर हुआ? इस तरीके से जो डिसीजन ले रहे हैं उसके पैरामीटर्स, क्राइटेरिया और कंडीशनैलिटी, तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। अब हमने इन सब के बाद हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो अपनी स्टार्ट कर दी। अब हमें ये देखना है, हमारे पास जब हमने ऑप्ट किया तो हमारे पास, हमें चाहिए सिर्फ 10 बच्चे थे, बट निकल के काफी आ गए, ठीक है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या हुआ, डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स मिल गए। अब इस ऑल्टरनेटिव को हमें चूज करना है। कैसे चूज करना है, वहां पे भी हमारे पास 2 प्रोसेस और हैं। क्या क्या है, एक टेक्निकल मॉडल है, एक टेक्नोलॉजिकल मॉडल है। इन दोनों मॉडल से क्रॉस होते हुए ही हमें आगे जो भी हम चूज करेंगे वो हम लेंगे। बट डिसीजन हम, जो भी ऑल्टरनेटिव डिसीजन है हमारे पास, उसमें से जो बेस्ट सुटेबल होगा उसे हम चूज करेंगे। बट उसमें भी मे भी कोई करेक्शन फैक्टर की जरूरत हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा काम हमारा कब होता है, प्लानिंग प्रोसेस में। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रोग्रामिंग सिस्टम में। प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो हमने ये प्लानिंग की, जो फाइनली हमने डिसाइड किया, अब हम उसे एक सिस्टम में भेज रहे हैं जिससे हम उसकी क्या कर सके, प्रोग्रामिंग कर सके कि जो हमने डिसीजन लिया है वो जिस पर्पस के चलते लिया गया है, क्या वो पर्पस फुलफिल हो पाएगा उस डिसीजन को लेने से, ठीक है। नेक्स्ट हमने प्रोग्रामिंग सिस्टम के बाद हमारा आता है परफॉर्मिंग मोडेलिटीज। परफॉर्मिंग मोडेलिटीज में क्या आता है, हो सकता है जो भी हम डिसीजन ले रहे हो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होंगे, कुछ इंटरनल फैक्टर होंगे, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं वो हमारे किस चीज से, कौन कौन से फैक्टर्स जो भी होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक नेचुरल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, तो इसमें से किससे रिलेटेड हो सकते हैं, ये बेसिक हमारे मॉडल्स होते हैं। लिखा हुआ है ना, पॉलिटिकली ओरिएंटेड, इम्प्रोवाइजिंग ओरिएंटेड, ग्रासरूट्स ओरिएंटेड। 3 टाइप के हमारे मॉडल हैं। एक पॉलिटिक्स पर बेस्ड हो या जो पॉलिटिकली ओरिएंटेड हो, ठीक है। दूसरा इम्प्रोवाइजिंग मीन्स जहां से जो भी हमने डिसाइड किया है उसमें इन केस हमें अगर किसी भी टाइप की इम्प्रूवमेंट की जरूरत लग रही है। थर्ड वन इज ग्रासरूट ओरिएंटेड, जो एकदम बेसिक जमीन से जुड़ा हुआ है, जहां से हमें लगता है कि हमें कुछ शायद कुछ चेंजेस की जरूरत है, इस टाइप का कुछ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, परफॉर्मिंग मोडेलिटीज हो गई, किसमें, जो हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग सिस्टम है, ठीक। अब हमें क्या करना है फिर से, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर। अब हमने
जो भी हमने डिसीजन लिया उसको हमने सिस्टम वाइज क्या कर दिया, चेंज भी कर दिया, हमने सब कर दिया। अब हमें क्या देखना है कि जो भी हमारा बेसिकली क्या हम किस लिए कर रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट को ही इंक्रीज करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो जो हमारा ये प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर है वो हमारे डिसीजन से कुछ प्रॉफिट हमें हो रहा है या नहीं, मीन्स जो हमने डिसीजन चूज किया था जब हमें उस सिस्टम में और मॉडल में कन्वर्ट किया, क्या उससे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर पे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं आया, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी टाइप का। तो ये चीज हम देखने के लिए हमने वापस से कुछ सॉल्यूशंस भी निकाले। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप है डेवलपमेंटल ग्रोथ। डेवलपमेंटल ग्रोथ क्या होती है, जो भी रिकॉग्नाइजिंग द इमर्जिंग फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल सर्विसिंग एंड एक्सचेंज। हमें ये देखना है कि जो भी हमने डिसीजन सेलेक्ट किए थे या चूज किए, उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी ग्रोथ है या जो हमारा डेवलपमेंट है उस पर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो। ठीक है, तो हमें देखो स्ट्रेटजी, एक चीज और बता दें, कई बार ये हो रहा है कि बच्चों को स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझ में नहीं आ रही है। इसमें ज्यादा डेप्थ में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, एक बार अपना सिलेबस क्रॉस चेक करना, उसमें हमें सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन लिखा हुआ है, उसमें हमें प्रोसेस वगैरह नहीं कुछ भी मेंशन है। तो हम बेसिक बेसिक भी पढ़ लें कि क्या नेचर फीचर होते हैं, ठीक है, बेसिक क्या डेफिनेशन होती है, उतना भी हमारे लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि नहीं समझ में आ रहा है तो हम परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या था, डेवलपमेंटल ग्रोथ। अब इस ग्रोथ में हमें ये देखना है, हमने जब ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर देख लिया, अब हमें ये देखना है जो भी हमारा चूज किया हुआ, जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव से हमने डिसीजन लिया, अब ये देखना है क्या उससे हमें कोई प्रॉफिट जनरेट, उससे जो भी हमारा बेसिकली डिसीजन हम ले रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर तो हमने मेजर कर लिया, कहीं ग्रोथ पे उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो। ठीक है, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा तो हमें अपने उसी हिसाब से तब ये देखना है, ये एक एरो वापस से ऊपर जा रहा है डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटी। अगर हमारी जो डेवलपमेंटल ग्रोथ है वो अप टू मार्क नहीं होगी तो हमारी ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वापस से रिपीट होगी। ये जो भी फ्लो चार्ट पे एरोज होते हैं, याद रखना एरो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक गलत एरो, सपोज ये एरो देख रही हो, ये जिसकी पॉइंटर इधर है, फिर ये एरो का पॉइंटर अपर साइड है, फिर ये लेफ्ट साइड वापस जा रहा है, ये एरो ये बता रहा है कि ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। जब तक हमारी ग्रोथ या जो भी हम जैसा हम चाह रहे हैं अपने डिसीजन से आउटपुट, अगर वो आउटपुट हमारा अप टू मार्क नहीं है या एज पर स्टैंडर्ड नहीं है जैसा कि रिक्वायर्ड था, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसको हम तब तक चेंज करते रहते हैं या हमारा वो तब तक रिपीट होता रहता है जब तक कि वो उससे हमें अप टू मार्क रिजल्ट नहीं मिलने लग जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से अगर इनकेस हमारी जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अप टू मार्क नहीं है, तो ये जो एरोस देख रहे हो उसके हिसाब से ये फिर से वापस डिसीजन मेकिंग के फर्स्ट स्टेप मींस प्लानिंग प्रोसेस पे जाएगा, वहां से सिस्टम का परफॉर्मेंस देखी जाएगी, फिर मॉडल की परफॉर्मेंस होगी, फिर प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर, उसके बाद फिर से वही डेवलपमेंटल ग्रोथ। ठीक है, तो ये पूरी जब प्रोसेस कंप्लीट होती है तब हमारा एक पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है इश्यूज। इश्यूज हमारे सिलेबस में है नहीं, तो ये इतना ही था। अब हमारा जो मेन नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है, एक सेकेंड, एक मिनट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक भी ओपन कर रहे हैं, बस एक मिनट का टाइम दो। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का एक टॉपिक था, एक मिनट रुकना। हाँ, एक सेकेंड रुकना बस। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजिक इंटेंट का। जब हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस बताई थी तब सबसे जो उसका फर्स्ट स्टेप था वो हमारा क्या था, स्ट्रैटेजिक इंटेंट था।
स्ट्रेटेजिक इंटेंट बेसिकली हमारा रिलेटेड होता है जो भी हमें मिशन में जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिजनेस डेफिनेशन मॉडल होता है, या जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटेंट में ही आते हैं। बहुत ही इनिशियल स्टेज या बहुत ही एक ये कहा जाए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहीं से ही इसी ही स्टेप से हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बेसिकली जो हिरार्की होती है वो ये होती है, दिख रहा होगा सबको, एक जैसे मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी पढ़ी थी, सेम वैसे ही हमारा एक पिरामिड फॉर्म में होता है। ठीक है, नीचे से मोर स्पेसिफिक से मोर इंटीग्रेटिव, और इधर राइट साइड में ग्रेटेस्ट इन नंबर, फ्यूएस्ट इन नंबर। देखो बहुत सीधी सी एक बात है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फॉर एनी फॉर्म, ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी हैविंग वेरी वाइड एरिया। ठीक है, और हमारे किसी भी फॉर्म के कोई एक ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेम उसी हिसाब उसी तरह से गोल्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम मिशन या विजन की बात करें तो वो बेसिक एक होता है। इसीलिए देखो जो ये पिरामिड है इसके राइट साइड में अगर हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो ये लिखा है फ्यूएस्ट इन नंबर, नीचे बढ़ रहे हैं तो है ग्रेटेस्ट इन नंबर। अब अगर हम इधर लेफ्ट में ऊपर बढ़ रहे हैं तो लिखा है मोस्ट इंटीग्रेटिव, नीचे बढ़ रहे हैं तो मोस्ट स्पेसिफिक। मोस्ट इंटीग्रेटिव इसलिए क्योंकि विजन हमारा हर एक चीज को शामिल किया जाता है, शामिल किए हुए रहता है, जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट वगैरह सब इंक्लूड होते हैं। बट अगर हम मिशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि हमें अपने किस तरीके से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना होगा हमें कि जब हम इस पिरामिड में ऊपर से नीचे बढ़े या नीचे से ऊपर बढ़े, जो ये हमारी सीक्वेंसिंग देख रहे हो, बेसिकली जिसे हिरार्की भी कहते हैं, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चेंज होगी तो ये दोनों कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हिरार्की में सबसे पहला हमारा आता है विजन। विजन से बात करना शुरू करते हैं। विजन बेसिकली क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो भी विजन क्या कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एट लास्ट कहाँ पे खुद को एज्यूम करती है या कहाँ पे खुद को देखना चाहती है, यही विजन होता है। लिखा क्या है, विजन इज मोर ड्रीम्ड ऑफ देन इट इज आर्टिकुलेटेड। ये क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ड्रीम्स में हम देखते हैं इन कंपैरिजन टू रियलिटी। अब हर बच्चा चाहता है कि वो अपनी क्लास में टॉप करे, बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, हर एक स्टूडेंट तो टॉप नहीं करता है। तो मतलब जैसा हम सोचते हैं अपने सपनों में, ये उससे कहीं ज्यादा हकीकत से या रियलिटी से रिलेटेड होता है विजन। हमने तो चाहा कि हमारा बिजनेस आज के आज चल पड़े, हमें बहुत प्रॉफिट हो। ठीक है, तो लेकिन क्या ऐसा होता है? इतनी आसानी से हर चीज नहीं होती है जब तक कि आप अपनी फर्म के विजन को अचीव करने के आप खुद से ना लगे। ठीक है, लिखा भी हुआ है द विजन ऑफ द फर्म is a formulation of where the firm wants to be ultimately and what it wants to achieve। हम कहाँ चाहते हैं कि हमारी फर्म को हम कहाँ अल्टीमेटली अंततः या फाइनली हम कहाँ देखना चाहते हैं, और क्या वो क्या हम चाहते हैं कि हम अचीव करें। हम मीन्स हमारी फर्म। ठीक है, तो ये है कि बेसिकली जो विजन होता है वो क्या कहता है, इट इज अ क्लियर स्ट्रेच ऑफ current achievement and position and challenges the people of the firm to reach further and higher than they would have otherwise. At the same time, the vision is in line with the mission of the firm to avoid corporate schizophrenia। देखो बहुत बेसिक सी चीज होती है कि हम क्या चाहते हैं कि कहाँ पर हम कहाँ हैं अभी। हमें पता होता है कि करंट सिचुएशन हमारी फर्म की क्या है, कौन किस पोजीशन में हम हैं, और कौन कौन सी चैलेंजेस हमें फेस करने होंगे, और किन किन अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैस्प कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता है, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें इन सब के हिसाब से ही हम अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही हम क्या करें, अपना क्या कर सकते हैं, अपना बोलो विजन स्टेटमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैम नेक्स्ट क्या हमें दे रखा है, फीचर्स। अब हमारे विजन के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं।
क्या फीचर्स हो सकते हैं? मेंटल एक्सरसाइज, ऑब्वियस सी बात है। मेंटल एक्सरसाइज क्या हो सकती है? हम अगर अपनी फर्म के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो हमें ये जानने के लिए कि हमारी जो फर्म है उसकी सराउंडिंग्स क्या है, तो हमारी फर्म की सराउंडिंग क्या क्या है, ये तो हमें जानना होगा कि उन सराउंडिंग्स में हमारी फर्म के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और कौन कौन सी क्या हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, कौन कौन सी थ्रेट हो सकती है, क्या हमारी फर्म के लिए एज अ स्ट्रेंथ फैक्टर का काम कर सकते हैं। तो ये सब जानना है अगर, तो हमें कैसे समझ सकते हैं ये सब चीजें? ऐसे समझ सकते हैं कि हमें क्या करना होगा, बोलो। कहीं ना कहीं ये हमारा एक ब्रेन एक्सरसाइज ही तो है। हमें इतनी चीजों की अगर समझ है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने दिमाग की एक मेंटल एक्सरसाइज करनी होगी, शायद तभी हम चेक कर पाएंगे कि हम अपने फॉर्म के लिए किस टाइप से हम अपना क्या बोल सकते हैं, किस तरीके से हम अपने विजन का सेटअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द टारगेट मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो फर्म होगी किसी एक फील्ड में ही स्पेशलाइज्ड होगी, तो इस फील्ड स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए हमें क्या करना होगा? तुम लोगों ने वर्ड सुन रखा होगा, एसटीपी, सेगमेंटिंग, सॉरी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। तो उसी तरीके से हमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आवर फर्म, जो भी हमारी फर्म जिस भी फील्ड से रिलेटेड है या जिस भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, हमें उसी से रिलेटेड टारगेट मार्केट को चूज करना होगा। हमें मार्केट उसी ही मार्केट में, लाइक अगर हमारी फर्म छोटे बच्चों के लिए टॉयज बनाती है, तो हमारा बेसिक जो टारगेट एरिया है वो क्या है, किड्स ही तो हुआ। तो हमें सबसे पहले अपने विजन के लिए ये भी चेक करना होगा कि हमारा टारगेट मार्केट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स एंड फोकस। अगर हम अपने विजन को सेट कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, ये भी देखना होगा कि हमारे फर्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। और अगर हमने इस चीज का फॉर्मेशन कर लिया या हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और उन्हीं ऑब्जेक्टिव पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए, शायद तभी हम अपने विजन पे सक्सेसफुली ध्यान दे पाएंगे और हम अपने आगे चल के गोल से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्लान्स। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा विजन होता है वो यही तो कहता है कि हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक हम फ्यूचर प्लान ही तो अपना डिसाइड कर रहे हैं, या ये हमारे फ्यूचर प्लान का रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्या है, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। जो भी हमारा विजन स्टेटमेंट हो वो बहुत ही क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होना चाहिए। जैसी सिचुएशन हो उसी हिसाब से हमें चेंज खुद को कर लेना चाहिए। हमें स्टैटिक फॉर्म में हमारा विजन नहीं होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, मींस मूवेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मींस बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी वाला हमें अपना विजन नहीं बनाना चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्रिहेंसिव मींस बहुत ही छोटा होना चाहिए, जो कि और किस पर बेस्ड होना चाहिए, जिससे कि हम अपने मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स या स्ट्रेटजीज इन सबका डिटर्मिनेशन कर सके। ठीक है, बहुत सारी चीजों को उसमें शामिल करने से बेहतर है सेलेक्टेड चीजें उसमें शामिल की जाए लेकिन हम बेस्ट आउटपुट दे पाए। नेक्स्ट क्या है, एंटीसिपेट फ्यूचर। ऑब्वियस सी बात है, जब ये क्या बन रहा है फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए, तो ये क्या है, फ्यूचर के एंटीसिपेशन पर ही, बेसिस पर ही बन रहा होगा, फोरकास्टिंग बेसिस पर। नेक्स्ट क्या है, टाइम बाउंड। हमारा जो विजन होता है वो एक टाइम लिमिट से या एक टाइम बाउंड्री से घिरा होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ अचीव करने की सोचते हैं कि हमने अपनी फॉर्म में 1 लाख रुपए लगाए, हम चाहते हैं 2 साल बाद वो हमारे 10 लाख हो जाए, तो सिर्फ हमारे चाहने से ऐसा नहीं होगा, हमें उसके लिए कुछ एफर्ट्स या अप्रोचेस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, सिंपल एंड कंसाइज। सिंपल एंड कंसाइज मीन्स जो भी हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट का क्या बोले, जो भी विजन होना, सॉरी ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं, जो भी हमारी फर्म के लिए हमारा विजन होना चाहिए वो क्या ना कैसा होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्लियर वे में होना चाहिए, उसमें मीन्स क्लैरिटी होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। जैसे अभी बोला था ना कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही कंसाइज वर्ड्स में हमें यूज करते हुए कंसाइज वर्ड्स का हमें अपनी क्या करनी होगी, बोलो, अपने विजन स्टेटमेंट को सेटअप करना होगा।
इफेक्टिव, इफेक्टिव ऑब्वियस सी बात है, हमारा विजन स्टेटमेंट बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे किसी भी टाइप की कंटिजेंसी सिचुएशन में भी हम उसे हैंडल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, परवेसिव। परवेसिव इसलिए बहुत ही क्या होता है कि बेसिकली देखा जाए इसका एरिया बहुत ही, विजन का बहुत ज्यादा वाइड है। ठीक है, तो उस केस में जो भी हमारा क्या बोल सकते हैं, हाँ, जो भी स्ट्रेटजीज हम चूज कर रहे हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए जिनको हम आगे आने वाले टाइम पीरियड में भी फॉलो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव। फिर नेक्स्ट है वेल डिफाइंड। ऑब्जेक्टिव इसलिए कि किसी भी, नहीं ऐसे नहीं क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट ही हमारे लिए कोरिलेटेड हो, काफी सारे पॉइंट्स हो भी गए हैं, 9 to 10 पॉइंट्स आर सफिशिएंट इनफ। वेल डिफाइंड, जो भी हमारा विजन हो वो बहुत ही कम शब्दों में हो और प्रॉपरली वेल डिफाइंड हो, जिससे हम उसी के अकॉर्डिंग उस विजन पर काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन माने, ओरिएंटेशन बेसिकली हमारे लॉन्ग टर्म डायरेक्शन और कमिटमेंट को बताता है, किसके, हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये सब हमारे थे, या तो फीचर कह ले या नेचर कह ले या क्या कह ले, कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करते हैं विजन के फॉर्मुलेशन के प्रोसेस की। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जब हम ये जान पाएंगे उसी के बाद हम विजन को लेकर एक हम अपने विजन को लेकर क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे, कंडक्ट कराएंगे, और जिसमें हम ये लिखेंगे जिसमें कि हम सबसे पहले हम अपनी ये आइडेंटिफाई करेंगे कि विच टाइप ऑफ फर्म आर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद हम एक विजन ऑडिट का कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना एक टारगेट मार्केट चूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या किया, एक विजन ऑडिट कंडक्ट कराया, जिससे हमें क्या पता लग पाएगा कि हमारे बेसिकली स्पेशलाइज्ड फील्ड क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टारगेट विजन। टारगेट विजन के लिए क्या कर सकते हैं, जो हमने जिस भी अपनी फर्म को हमारी अपनी फर्म के फर्म के आइडेंटिफिकेशन के बाद कि हमारी फर्म किस टाइप की फर्म है, उसके बाद हम अपना टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, अब जो भी हमने टारगेट अपना सेट किया है उसी के कंटेक्स्ट से रिलेट करते हुए हम अपने विजन में नेसेसरी या जेन्युइन चेंजेस करेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेवलप फ्यूचर सिनेरियो। डेवलप फ्यूचर सिनेरियो मीन, देखो अब हमने विजन के अकॉर्डिंग अपने विजन के कंटेक्स्ट में ही अपने टारगेट को भी सेट कर लिया, अब हम फ्यूचर प्लानिंग पर काम करेंगे। फ्यूचर प्लानिंग मीन फ्यूचर सिनेरियो पर बात करेंगे। ठीक है, अब फ्यूचर सिनेरियो के लिए हमें क्या करना होगा, एक फ्यूचर सिनेरियो को डेवलप करेंगे, उसके डेवलपमेंट के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऑल्टरनेटिव्स में भी जो हमारा सुटेबल होगा या फुली रिलेटेड होगा, उसको हम फाइनल विजन को हम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे 7 स्टेप्स के प्रोसेस थी विजन के लिए। अब बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, गाइडलाइंस। हाँ, सबसे पहले गाइडलाइंस, हम अगर अपने फॉर्म के विजन का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। सबसे पहला होता है लर्न एवरीथिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। बीइंग अ फर्म ओनर तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, वहाँ का क्या है वर्किंग एटमॉस्फेयर है, हमारी एक्सटर्नल क्या क्या कैपेबिलिटीज है, इंटरनल कैपेबिलिटीज क्या है,
ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ही हमारा, जैसा जब हम ये देख लेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्म का, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन मेजर कॉन्सिक्वेंसीज इनटू द रीजनिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर फैसले लिए जाने हैं वो क्या होना चाहिए, विजन प्रोसेस में ही होने चाहिए। मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन प्रोसेस है वो उसके मेजर वर्क में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कीप एन ओपन माइंड एज टू एक्सप्लोर ऑप्शंस फॉर न्यू विजन। हाँ, तो हमें अपने नए विजन के लिए और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज हम वही कुछ पुरानी ही लिमिट्स में रह जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एनकरेज इनपुट फ्रॉम आउटपुट। नेक्स्ट है, एनकरेज इनपुट फ्रॉम कलीग्स एंड सबऑर्डिनेट्स। हमारा जो विजन के डेवलपमेंट के लिए हमें और मोटिवेट या और करेज कहाँ से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट एग्जिस्टिंग विजन। करेंट टाइम में जो विजन हमने एग्जिस्टिंग है हमारा, उसको हमें समझना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। इस समझने से और इस एप्लीकेशन से शायद नेक्स्ट ईयर हम भी ये हम खुद की फर्म के लिए एक क्या कर सकें, एक विजन स्टेटमेंट सेटअप कर सकें। ठीक है, बट इसके लिए कॉन्टिन्यूसली हमें बहुत ज्यादा विजन स्टेटमेंट को सेट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपनी फर्म को बहुत अच्छे से रीड या स्टडी नहीं किया है, इस केस में हमारा क्या हो सकता है, विजन स्टेटमेंट इन टाइम कंप्लीट नहीं हो सकता। मैम एक बार थर्ड वाला फिर से समझा दीजिए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। थर्ड है हमारा, कीप एन ओपन माइंड एज टू एक्सप्लोर ऑप्शंस फॉर न्यू विजन। देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने जब अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, हमने एक विजन एक दिमाग में रखा, बट जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी सिर्फ सेटअप हुआ है, फिर धीरे धीरे हमें अपॉर्चुनिटीज मिली। उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करने के बाद हमने ये पाया कि शायद हम अपने मिशन में थोड़े बहुत चेंजेस, विजन में थोड़े बहुत चेंजेस, रिक्वायर्ड चेंजेस, नेसेसरी, रिक्वायर्ड या जेन्युइन जो भी कह लो, वो चेंजेस कर सकते हैं। कैसे? जिन अपॉर्चुनिटीज को हमने ग्रैब किया उनसे हमें हमारे पास और ऑप्शंस अवेलेबल हुए या नहीं हुए। तो उन अवेलेबल ऑप्शंस को हम अपने जो विजन है हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विजन, उसमें हम कुछ उनको क्या करके ज्वाइन करके या सम अप करके उससे हम एक नया विजन डेवलप कर सकते हैं। सेम यही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। यहाँ पे हमने अपने जो भी हमारे कलीग्स या सबऑर्डिनेट्स थे उनको हमने मोटिवेट किया कि वो भी हमें और अपने आइडियाज दें, हमसे बात करें, जिससे हम अपने विजन में जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस या इम्पोर्टेंट चेंजेस हो सकते हैं वो हम करें। नेक्स्ट यही था लास्ट वाला, तो अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट एग्जिस्टिंग विजन। ये तो सबको क्लियर होगा। ठीक है, हमें जो करंट टाइम में जो विजन है फिलहाल हमें उसमें ही सेटिस्फाई होना होगा, क्योंकि बाहर की सिचुएशन भी देखा जाए तो बहुत, जो भी हमारी फर्म जिस सराउंडिंग में सर्कुलेट हो रही है या जहाँ भी है, वो कोई अगर देखा जाए बेस्ट सिचुएशंस नहीं है। उसमें से, उन सराउंडिंग्स में से बेस्ट सिचुएशन हमें ही सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, जिससे हम एक नए टाइप का या न्यू विजन हम डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों इतना? यस मैम। ओके, तो आज के लिए इतना ही बस। बाकी जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जब कल क्लास होगी तब बताएंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू बच्चों। अटेंडेंस पोस्ट कर देना। ठीक है, यस मैम, गोल कर दे। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू।